नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमूले आप सभी का प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एमपीपीएससी की जो नेक्स्ट प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम अब प्रस्तावित है, उसकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए हम आज से एक ऑनलाइन प्रयास की जो क्लासेस हैं, इसके अंतर्गत नए तरीके से नए फ्लेवर और कॉन्सेप्ट के साथ यूनिट 1 से यूनिट 10 तक टॉपिक वाइज एनालिसिस करके अपनी तैयारी का शुभारंभ कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, उनको ज़रूर सुने। और आपको किस तरीके से हमारे सारे वीडियोस यूनिट 1 से यूनिट 10 तक प्राप्त होंगे, उसको जो है एनालिसिस करके आप अपनी सेल्फ स्टडी का हिस्सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, जैसे यूनिट 10 में आयोग हैं और जितने भी आयोग हैं हम उन सारे आयोगों को टॉपिक वाइज एनालिसिस करके पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज करवाएंगे। तो आयोग वाला जो टॉपिक्स है हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीटली पूरा कंप्लीट करा देंगे और पूरा कंठस्थ करा देंगे पूरे एमसीक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और हर स्तर पर आप यहाँ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस बार थोड़े क्वेश्चन आयोग से कम थे, तो भविष्य में हो सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बढ़ें। तो हमें तो हर यूनिट को इस तरीके से पढ़ना है कि सारी यूनिट्स हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपको पूरा आयोग में हम पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिटेल कराएंगे। दूसरा यूनिट जो 9 है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर सिक्योरिटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें जो आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी हम इसी संदर्भ में पढ़ाएंगे। इस तरीके से यूनिट 8 जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें फेमस पर्सनालिटीज़, फेमस प्लेसेस और स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटीज़, जिसमें पुरस्कार, संबंधित खेल संस्थाएं और संदर्भित चीज़ें जो करंट अफेयर्स में घटनाओं के तौर पर घटित हो रही हैं। और घटनाओं के साथ साथ हम मुद्दों पर भी पकड़ बनाएंगे, ताकि मेंस के दौरान आपके हर वो टॉपिक इंटरलिंक हो और अपने आंसर राइटिंग में आप उन चीज़ों को ऐड करें। तो हम अपनी जो 2 तरीके की क्लास यहाँ पर ले रहे हैं, एक मेंस के टॉपिक वाइज हम पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 पर एनालिसिस करके वीडियोस बना रहे हैं। हमने अभी एचआरडी और एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, फिर मल न्यूट्रिशन, वाइटल स्टैटिक्स, है ना। इसी तरीके से हमारा पेपर 2 जब कंप्लीट होगा, फिर पेपर 3, फिर पेपर 1, ये हमारा मेंस में चलता रहेगा। उसी तरीके से हम प्री में भी अब काम चालू कर रहे हैं। यूनिट 6 में पॉलिटी है, तो पॉलिटी को हम इनिशियली सारे एक्ट्स के माध्यम से कवर करेंगे। फिर इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसके भी 1-1, 2-2 टॉपिक को लेके चलेंगे। यूनिट 5 है, वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संदर्भित है, तो हर बार 1-1 टॉपिक हम लेके चलेंगे। और साथ ही साथ जो यूनिट 4 है, वो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से संबंधित है। यूनिट 3 मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी से संबंधित है। यूनिट 2 भारत के इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और यूनिट 1 जो है वो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत सबसे पहले यूनिट 10 से करने जा रहे हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज यहाँ सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनजीटी, है ना, इस बार हमारा वीडियो का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एनजीटी है। और हम इसी तरीके से आगामी वीडियो में भी नए नए आयोगों के साथ आपको मिलेंगे और वहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही वो सभी विद्यार्थी जो हमारी कक्षाओं को लेना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी पेड क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, सारे वीडियोज़ जिनको चाहिए, तो 9584928252 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमसे जुड़ने की इच्छा रखते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेजें। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर एक अपना जो है अकाउंट नंबर देंगे, जिस पर आप पेमेंट करके गूगल ड्राइव के माध्यम से और जो भी हमारे माध्यम, उसके माध्यम से हमारे जितने भी क्लास लेक्चर्स हैं जो हम यहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे, वो सारे के सारे आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक सिस्टम के साथ काम करें और आपकी तैयारी को सही दिशा दें। और अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। कोई आके आपको एग्ज़ाम नहीं निकलवाने वाला है। आपको अगर एग्ज़ाम अपना निकालना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनजीटी से। एनजीटी मतलब इसका जो अगर हम नाम देखें तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक बार एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि एनजीटी का तात्पर्य क्या है। तो एनजीटी का जो तात्पर्य है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और भारत में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख के लिए जो है वो एनजीटी का जो है गठन किया गया। नेशनल जो है
ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और 18 अक्टूबर 2010 को जो है इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है लाया गया। कारण ये था कि भाई देश में पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को संरक्षण की ज़रूरत थी, संवर्धन की ज़रूरत थी और कोई ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो इस संदर्भ में काम करे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास इतने सारे मामले लंबित हैं कि वो सुनवाई में कहीं ना कहीं लेट हो जाती है और इसी वजह से जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यहाँ पर लाया गया। इसका जो स्वरूप है ये संवैधिक है और संवैधिक तौर पर इसकी स्थापना की गई। 18 अक्टूबर 2010 को जो है ये यहाँ पर ट्रिब्यूनल बना। डेट को बिल्कुल याद करते चले ना, 18 अक्टूबर 2010 को ये ट्रिब्यूनल बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 की धारा 3 के तहत इसको यहाँ पर बनाया गया। याद करिए, अब MPPSC की धारा पूछ ली थी 118(3), तो इसलिए ये धाराओं पर विशेष ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो जो धारा 3 है उसके अंतर्गत जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है यहाँ पर डेवलप किया गया। संरचना, एक अध्यक्ष और कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य, वह भी न्यायिक और पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञ इसका हिस्सा हैं। ये बेसिक जानकारी हमने आपको यहाँ पर दी NGT के संदर्भ में। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये पर्यावरण से संबंधित मामलों का संवर्धन और संरक्षण और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों का जो है वो निरीक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो NGT के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का दारोमदार रखती है अपने कंधों पे। कार्यकाल इसमें 5 साल होता है। इनका टेन्योर पीरियड, पदच्युति या पद से हटाने के लिए जो है इनको टर्मिनेट करने का जो पावर है वो केंद्र सरकार को है। हेड क्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में है और इसके जो कोऑपरेटिव पीठ हैं या विंग्स हैं वो भोपाल में हैं, पूना में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। और जो संबंधित मंत्रालय है वो आपका पर्यावरण मंत्रालय है, जो कि पीताम्बर पंत कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है 1985 में बना था। भारत में एक कमेटी बनी थी पीताम्बर पंत, और पीताम्बर पंत कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये बना था। एक्चुअली 1980 में जो है पहले इन्वायरमेंट विभाग बना था और बाद में जो है फिर 5 साल बाद 1985 में जो है वो पर्यावरण मंत्रालय बना। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इस दिशा में काम करती है। अब जो अगला पड़ाव है NGT के बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की अगर बात करें कि संविधान में NGT को लेकर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो सर्वप्रथम संविधान के जो 323B है उसमें साफ साफ लिखा है कि संसद को श्रम विवाद और पर्यावरण, है ना, लेबर से संबंधित जो डिस्प्यूट है और इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ों पर ट्रिब्यूनल बनाने का जो है विधि निर्माण करने का पावर है। बिल्कुल इसको स्मरण कर लीजिए, यहाँ पर आर्टिकल 323B जो है इससे संबंधित है। देखिए, आप अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे ना तो यूनिट 10 में जितने भी आयोग हैं, मान लीजिए 25 आयोग हैं, मान लीजिए, है ना, राज्य के मिला के, सब मिला के, संवैधानिक गैर संवैधानिक मिला के, तो आपको अभी से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ऐसी यूनिट 9 में चलना पड़ेगा, ऐसी यूनिट 8 में, 7 में, 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, तब जाके आपकी तैयारी सही तरीके से होगी। घर पर बैठ के सोचने से, है ना, आज तक किसी का कोई काम हुआ नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट अपनी बुद्धि का, इन्वेस्टमेंट अपने समय का, इन्वेस्टमेंट अपने पैसे का, इन्वेस्टमेंट अपनी क्षमताओं का करना पड़ेगा, क्योंकि जितना योगदान आप अपनी उपलब्धि के लिए देंगे तो उतना ही बदले में आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि गिव द बेस्ट और टेक द बेस्ट ये एक सिस्टम ही है, एक परंपरा है और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो NGT जो है वो 323B के तहत श्रम विवाद और पर्यावरण से संबंधित मामलों में ट्रिब्यूनल बनाने का पावर है। साथ ही साथ जो 42वां संविधान संशोधन 1977-78 में आया था उसमें केंद्र और राज्य सरकार को पर्यावरण को संरक्षण देना अनिवार्य किया गया और 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी लघु संविधान अर्थात 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में ये आया था, 77 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में केंद्र और राज्य को पर्यावरण को संरक्षण या प्रोटेक्शन देने को लेकर इसमें बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल जो 48A है इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य पर्यावरण के प्रोटेक्शन और सुधार के लिए जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से उनको प्रोटेक्ट करने के दिशा में काम करेगा। और इसी वजह से जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो 1972 में भी लाया गया, है ना, 10 सितंबर 1972 को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट लाया गया।
आर्टिकल 51A में लिखा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करेगा, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करेगा, उसमें रिफॉर्म्स करेगा और जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके प्रति एक दया का भाव उसमें अपने मन में रखेगा। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 323B जो संसद को श्रम विवाद और पर्यावरण संबंधित में संदर्भ में ट्रिब्यूनल बनाने की बात करता है, दूसरा 42वां संशोधन, और उसके बाद 48A जो DPSP के अंतर्गत है, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 51A के अंतर्गत बात कही गई है। आदर्श कुमार गोयल जी जो है वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हैं वो चेयरमैन हैं, है ना। आदर्श कुमार गोयल, हो सकता है ये प्रश्न अगली बार पूछ लें, तो आदर्श कुमार गोयल जो है इस समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है चेयरमैन हैं। सबसे पहले जो थे, जब ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 को बना तो न्यायमूर्ति लोकेश्वर पांडा जो थे वो इसके चेयरमैन थे, और बाद में फिर स्वतंत्र कुमार सिंह साहब 2012 से लेकर 2017 तक रहे। तो सबसे पहले लोकेश्वर पांडा जी रहे जो 2010 से 2011 तक रहे, बाद में फिर स्वतंत्र कुमार सिंह रहे जो कि 2012 से 17 रहे, और वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल जी जो हैं इस महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वायरमेंट से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित मामलों के संदर्भ में बात करता है। और इन्वायरमेंट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट चल रहा है इस समय, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की स्थिति ये है कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। रिसोर्स एक है और उनका यूटिलाइजेशन 1.7 है। संसाधन जो है वो तेज़ी से कम हो रहे हैं और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग के दौर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाओं की बड़ी अहम भूमिका होती है ना। जो आर्ट ऑफ लिविंग के पंडित रविशंकर जी हैं, उनके एक प्रकरण में जब एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था तो उस समय एनजीटी काफ़ी स्तर पर चर्चा में आया था, और एनजीटी लगातार कई ऐसे मामलों में ऐसे निर्णय देते रहता है जिस वजह से इसको सुर्खियाँ मिलती रहती हैं। हाल ही में जो पन्ना छतरपुर में बक्सवाहा के जंगल हैं, वहाँ 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, और हीरे की खदान को डेवलप करने के लिए इस तरीके से जो है प्रकृति के कलेजे को खोदने की तैयारी वर्तमान सरकारें कर रही हैं, और इस वजह से एनजीटी ने अपनी न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुए हाल ही में इस प्रकार की जंगलों की कटाई को जो है बैन करने की बात कही है, और इस वजह से भी इस समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो सुर्खियों में है। तो प्रकृति को जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उस दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रखता है। एनजीटी के अंतर्गत 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। जल प्रदूषण 1974 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण, जल प्रदूषण निवारण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 80, वायु प्रदूषण एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये तमाम मामलों को आपको याद रखना है। वायु प्रदूषण एक्ट 1974 एक बार प्री में ही पूछ लिया था। जल प्रदूषण एक्ट कब आया था? 1974। जल प्रदूषण निवारण एक्ट 1977, है ना। वन संरक्षण कानून 1980, है ना। वायु प्रदूषण कानून 1981, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कभी देके, है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, है ना। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है और 2010 को बायोडाइवर्सिटी ईयर घोषित किया गया। एनजीटी 2 मामलों को बाहर रखा गया, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित मामले और दूसरा शेड्यूल ट्राइब और अन्य पारंपरिक जो वन्य निवासी अधिनियम है जिसमें पीसा कानून वगैरह आते हैं, इनको भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो है दायरे से बाहर रखा गया है। प्रिवेंशन एक्विजिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एरियाज, इससे संबंधित जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम है, इन कानूनों को जो है एनजीटी के दायरे से यहाँ पर बाहर रखा गया है। विशेष तौर पर पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। पहले नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर जो है वो भारत है। भारत में एक संस्था है द इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये प्राकृतिक पदार्थों की गणना करने का कार्य करती है और भारत में जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उनको गणना करने का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है। द इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, द इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जो नेचुरल रिसोर्सेज की गणना का काम करती है। हाँ, हमारे देश में पर्यावरण का जो बजट है वो 2525 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में इतना कम बजट होना ये एक तकलीफ देह बात है। अतः सरकारों को पर्यावरण के बजट को भी बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। एनजीटी को पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई है। अधिकरण आवेदनों और अपीलों को प्राप्त होने के 6 माह के अंदर
जो चीज़ों का निपटान यहाँ पर करता है। और अगर एनजीटी के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करना चाहता है तो उसके पास 90 दिन का समय होता है। ये शायद क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। तो एनजीटी के अधिग्रहण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील जो है वह की जा सकती है ना, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि जब तक हम बेहतर सोच समझ के साथ प्रश्न अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। प्रैक्टिस ज़रूरी है। हालांकि हम अपनी पीडीएफ्स और अपनी गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको इस टॉपिक से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड करेंगे। और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारा जो ये पूरा का पूरा क्लासेस चल रहा है, ये हमारा प्रीलिम्स श्योर की रणनीति पर चल रहा है, जहां आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम बिल्कुल श्योरली निकलेगा। और 100 डेज इस तरीके से हम आपको मैनेज करेंगे अपने वीडियोज़ और अपने एमसीक्यूज़ के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से, कि निश्चित तौर पे आपको पूरी 10 यूनिट को हम पूरा रटा देंगे, कंठस्थ करा देंगे और मेहनत करके जो है चीज़ों को सही दिशा में रखेंगे। सपने इसलिए बड़े देखिए, है ना, लक्ष्य अपने बड़े रखिए। और जितने बड़े लक्ष्य और जितने बड़े सपने आप देख रहे हैं, उन लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत भी आप करिए। मेहनत करने में कतई कमी आप नहीं करिए और टोटल सकारात्मक रहिए। चलिए देखते हैं। एनजीटी के अधिनिर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। एनजीटी को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार है। पहली बात तो सही लगती है, दूसरी बात गलत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट और अनुसूचित जनजाति के मामलों में एनजीटी इंटरफेयर नहीं करता। अतः इस दृष्टिकोण से केवल एक वाला प्रश्न यहाँ पर आएगा। अब पीएससी का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड एनालिसिस गेम इज टोटल चेंज। अब फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ एमपीपीएससी, है ना, चॉइस ऑफ ऑप्शंस और कूट वाले प्रश्नों की तरफ भी बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि पूरी डिटेल जानकारी के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा हॉल में पहुँचें। और अब डिप्टी कलेक्टर बनाने वाला पेपर जो है बनाया जा रहा है एमपीपीएससी के द्वारा। अतः सभी तैयारी उसी दिशा में करें। किसी प्रकार की शॉर्टकट टेक्निक से सिलेक्शन नहीं होगा। अतः वे व्यक्ति, वह स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो सचमुच सफलता चाहते हैं, वो सफलता के किसी शॉर्टकट की बजाय मेहनत करने पर बिलीव करें और किसी भी टॉपिक को बहुत गहराई में जाके पढ़ें। क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप जितना ज़्यादा किसी भी टॉपिक की गहराई पर जाएंगे, यकीन मानिए उतनी ही आप ऊंचाई पर जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा टॉपिक की डेप्थ होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी हाइट होगी, आपकी सक्सेस की हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से बिल्ड करिए, है ना, जैसे नीरज चोपड़ा साहब ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर किया। जब उन्होंने भाला फेंका तो उसके फेंकने के दौरान ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा कि उनका रैंक जो है फर्स्ट आ रहा है। तो पढ़ते समय भी उसी अप्रोच से पढ़ाई करिए और इस प्रकार का जो द्वंद्व है मस्तिष्क में, है ना, उस द्वंद्व से बाहर आने की कोशिश करिए। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार का निकाय है? मैंने आपको अभी बताया कि ये संविधिक निकाय है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को हुई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? अधिकतम जो है, अधिकतम, है ना, तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 20, है ना, 10-10। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना? आदर्श कुमार गोयल जी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? है ना, 4 या 5, देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, 4 है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है ना? ये कोलकाता में है, चेन्नई में, पुणे में है, शिमला में नहीं है, भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, केंद्र सरकार करती है भाई, केंद्र सरकार को पावर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? ये प्रकार का जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट है, केंद्रीय संस्था है, गैर सरकारी वो है। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो त्वरित मामलों में जो है सुनवाई करता है। एक ट्रिब्यूनल है ना, जो तत्काल जजमेंट देने का काम यहाँ पर करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले थे लोकेश्वर सिंह पांटा थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हरित प्राधिकरण अधिनियम किसके तहत हुई? धारा 3 के तहत हुई। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई? 2010 में हुई। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई, है ना? तो ये अधिनियम 2010 पारित करके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसको पर्यावरण न्यायालय का दर्जा दिया गया, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आवेदकों अपीलों को प्राप्त होने की कितनी अवधि के अंदर निपटाने का प्रयास किया जाता है? 6 माह के अंदर।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से केंद्र सरकार करती है? राष्ट्रपति के परामर्श से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित सही विकल्प को चुनना, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन कमेटी होती है। कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं। उपरोक्त सभी आएगा इसका। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एमपीपीएससी 18 का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना? तो इसकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करती है साहब, ठीक है। तो और भी हमारे क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वो, हाल ही में एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी था एनजीटी से, विद इन हाउ मेनी डेज एंड द appeal can be made by the aggressive person by the decision the National Green Tribunal to the Supreme Court। कितने दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जो है एनजीटी के विरुद्ध जो है सुनवाई कर सकते हैं? तो अभी शायद हमारे नोट्स में हमने ये चीज़ बताई भी थी, 90 दिन के अंदर हम ये कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर था 90 दिन, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपसे करना चाहेंगे कि इस पूरे टॉपिक के अंदर एक चीज़ समझ में आ रही है कि करंट अफेयर्स से चीज़ें जुड़ती हैं कहीं ना कहीं। अभी हाल ही में एनजीटी का एक जजमेंट आया था और एनजीटी के एक जजमेंट के अंदर छतरपुर में जो प्रकृति का कलेजा खोदने की तैयारी चल रही थी, जहां 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और प्रोसेस चालू की गई है हीरे निकालने के लिए। करीब करीब यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। छतरपुर के अंदर बक्सवाहा करके एक जगह है और बक्सवाहा के जो जंगल हैं वहाँ पर जो है बड़ा हीरा भंडार मिला है और ज़मीन के करीब में 3.42 करोड़ कैरेट के 3.42 करोड़ कैरेट के आसपास जो है हीरे के दबे होने की जानकारी आई है। और इसे निकालने के लिए करीब करीब जो 3.42 करोड़ कैरेट का हीरा यहाँ पे अनुमानित है, उसे निकालने के लिए करीब 382.131 हेक्टेयर जंगल ख़त्म किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर 382 के आसपास जो है 382.131 हेक्टेयर के आसपास जो है जंगल ख़त्म किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर में करीब 2.47 एकड़ होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो करीब करीब 2,15,875 पेड़ काटे जाएंगे। उसमें भी 40,000 पेड़ जो हैं वो सागौन के हैं, बाकी पीपल, तेंदुआ, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन और ऐसे अन्य औषधीय पौधे हैं। 2000 से 2005 के बीच में एक सर्वे कराया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है, उस कंपनी का जो नाम है वो रियो टिंटो है। और ये जो रियो टिंटो कंपनी है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है और इसके विशेषज्ञ भारत आए थे और 2000 से 2005 के बीच में इन विशेषज्ञों के द्वारा एक सर्वे किया गया था। और इस सर्वे में बक्सवाहा के जंगलों के अंदर नाले के किनारे पर एक किम्बरलाइट पत्थर की चट्टान देखने को मिली थी और इस किम्बरलाइट जो पत्थर की चट्टान दिखाई देखने को मिली थी, तो वहाँ पर यहाँ पर सर्वे में ये समझ में आया और उसके बाद ये जानकारी आई, क्योंकि किम्बरलाइट जो है वो हीरा किम्बरलाइट की चट्टानों में ही आमतौर पर मिलता है। पीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हीरा मुख्यतः कहाँ मिलता है? पन्ना। हमने क्लास में पढ़ाते समय बताया भी था कि पिक्चर भी थी हीरा पन्ना, है ना। तो पन्ने पे, पन्ना और हीरा पे 2 क्वेश्चन वहाँ पे आ गए थे। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो पावर कमेटी गठित की गई थी उसने निर्देश दिए और बाद में वो मंत्रालय ने डीएफओ को वहाँ पर रिपोर्ट भेजी। तमाम चीज़ें हुई, वहाँ खदान बनना है और खदान बनना है उसके लिए अप्रूवल मिल गया है। तो करीब करीब 382.131 हेक्टेयर ज़मीन की वन भूमि को डाइवर्ट करने का प्रस्ताव कलेक्टर को दिया गया है। जंगल विकसित करने के लिए जो है कंपनी के पास एक कॉन्सेप्ट गया हुआ है। और इसके पहले भी आदित्य बिरला ग्रुप जो भारत का है उसने 382.131 हेक्टेयर जंगल को मांगा था और वहाँ पर जो है 205 हेक्टेयर ज़मीन का उपयोग माइनिंग के खदानों से जो निकला मलबा है उसको डंप करने के लिए जो है प्रस्तावित था। और 2500 करोड़ रुपए जो है इस काम के लिए जो है ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो रियो टिंटो है इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च करने जा रही है। और सरकार ने जो है प्रकृति का कलेजा जो है वो खोदने की तैयारी लगभग कर ली है और प्रकृति के कलेजे को खोदने के इस प्रयास को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में जो है कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस वजह से एनजीटी चर्चा में था। और एनजीटी ने कहा है कि इन जंगलों को नहीं काटा जाना चाहिए, भले ही यहाँ पर किस तरीके का जो है लाभ
मिले। इसके लिए यहाँ पर एक बंदर माइनिंग, ऑपरेशन बंदर माइनिंग प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है और ये ऑपरेशन बंदर माइनिंग जो प्रोजेक्ट है वो इन दिनों सुर्खियों में है और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो एनजीटी सुर्खियों में है। तो निश्चित तौर पर जो प्रश्नों का स्वरूप है इस तरीके का आने वाला है, अतः आप अपने पढ़ने के तरीकों को इस दिशा में रखें। यूनिट 10 पूरी तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं और इसी सिस्टम के साथ आप नवंबर का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2021 में प्रस्तावित है, उस प्रस्तावित एग्ज़ाम में आप फाइनली क्रैक करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो 9584928252 हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करें अपना नेम, साथ ही साथ अपना एड्रेस, इसके अलावा अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप MPPSC के प्रिलिमिनरी के किस माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और हम आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर देंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद जो है फिर आपको वो वहाँ से गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके आप हमको हमारा वीडियो आपको मिलेगा और इस तरीके से हम आपको यूनिट 10 के पूरे आयोग यहाँ आप तक पहुँचाएंगे। और हमारी कोशिश है हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जो है इसी तरीके से हम यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एग्ज़ाम प्लानर बनाकर प्रिपरेशन कराएं और आप हमारी पूरी की पूरी जो GS गुरु है ना, प्रीलिम जो श्योर की पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा का पूरा ऑनलाइन मटेरियल है, वो इस तरीके से आप प्राप्त करें। तो थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे जाके हमारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, नोट्स बनाएं, पढ़ते रहिए, प्रेरित करें लोगों को पढ़ने के लिए और अच्छे लोगों को शेयर करिए और बहुत ईमानदारी से लगे रहिए। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है, तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम